गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने प्लांट फिजियो से रिलेटेड प्लांट वाटर रिलेशनशिप में एक टॉपिक डिस्कशन करेंगे जो है अपना ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले तो अपने बात करते हैं कि ऑस्मोसिस जो है वो होता क्या है। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस में आप पहला पॉइंट तो ये लिख सकते हो कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, यानी ये डिफ्यूजन का एक स्पेशल टाइप है इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, या फिर आप देख सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल जो है मूव फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन थ्रू SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स की अपने कल बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर। तो इसमें ये कह रहा है कि स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जिसमें ओनली एंड ओनली मूवमेंट क्या करेगा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो मूव करेंगे, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कहां से करेंगे भाई? फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन, यानी सॉल्वेंट जहां ज्यादा होगा उस कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जहां सॉल्वेंट की होगी उस साइड में मूवमेंट करेगा, और इसके थ्रू मूवमेंट करेगा SPM के। या फिर आप लोग इसको लिख सकते हो अदर डेफिनेशन, इन ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मूव फ्रॉम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी आप डायरेक्टली यू कह सकते हो कि इन ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो मूवमेंट करेगा, मूव फ्रॉम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू SPM। यानी यहां भी अपने को SPM तो जरूरत है ही है, यानी ऑस्मोसिस के लिए मेन कंडीशन आ गई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू ही डिफ्यूज होगा। क्या चीज डिफ्यूज होगी? ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगी, जबकि डिफ्यूजन में आपने डिस्कशन किया था कि ऑल मॉलिक्यूल्स चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, सब मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहे थे? मूवमेंट कर रहे थे। तो इसमें और इस डेफिनेशन में आप देखोगे आपको थोड़ा सा उल्टा लग रहा होगा कि अपोजिट बता रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लिया है मैंने और यहाँ लिया है हाई कंसंट्रेशन या हाई अमाउंट ऑफ वाटर, यानी ओनली सॉल्वेंट की बात करेंगे। तो कुल मिला के ये आपके ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हुई कि जिसमें वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन, और किसके थ्रू करेगा? SPM के थ्रू मूवमेंट करने वाला है। इसका आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हो उसको बोलते हैं ऑस्मोस्कोप। क्या बोलते हैं भाई? ऑस्मोस्कोप। अब ये ऑस्मोस्कोप जो है वो जनरली जो स्कूलिंग या कॉलेज के अंदर अपने पोटैटो ऑस्मोस्कोप जो है उसको यूज कर सकते हैं। पोटैटो ऑस्मोस्कोप को कैसे यूज करना है, किस टाइप से यूज करेंगे? सपोज दैट अपने पास ये पोटैटो है और मैंने इस पोटैटो को इस टाइप से इसमें कैविटी डेवलप कर लिया, बाहर से इसको कट कर लिया थोड़ा सा इस टाइप से, और ये कैविटी जो है उसको डेवलप कर लिया। ये दिखा रहा हूं मैं थोड़ा सा आपको किस टाइप से। ये मैंने इस टाइप से पोटैटो की कैविटी डेवलप कर ली। ये आपका डार्क कलर में पोटैटो है और ये इसमें कैविटी है, ये आपका पोटैटो। अब आप लोगों को क्या करना है कि इस पोटैटो में सपोज दैट आपने फिल कर दिया, क्या आपने इसमें फिल कर दिया? शुगर सॉल्यूशन। क्या ऐड किया भाई? शुगर सॉल्यूशन। किसी भी कंसंट्रेशन का ले लो आप, 5%, 10%, 20%, एनी कंसंट्रेशन आपने फिल कर दी, और सपोज दैट आपने जो शुगर सॉल्यूशन है उसको इस लेवल तक फिल कर दिया।
शुगर सॉल्यूशन को इस लेवल तक फिल कर दिया और यहाँ एक ऑलपिन जो है वो आप लोगों ने लगा दिया इस टाइप से लेवल पे मार्किंग के लिए। अब ये कह रहा है कि इस पोटैटो को आप लोग क्या करें, वाटर फिल्ड बीकर में या पेट्री डिश में रख दें इसको। ये मान लो अपने पास वाटर फिल्ड पेट्री डिश जो है, इस पेट्री डिश में मैं इसको रख रहा हूं, या ये बीकर है, इस टाइप से। ये है भी वाटर, ये H2O है और ये आपका बीकर है और ये आपका पोटैटो ऑस्मोस्कोप है। ठीक, अब देखो ये आपका शुगर सॉल्यूशन है, इसके अंदर ये जो फील्ड है ये शुगर सॉल्यूशन है। ये कह रहा है कि इस टाइप से आप पढ़े रहने दोगे इसको। तो पहला पॉइंट तो देखें कि ये डेफिनेशन इस पे अप्लाई हो रही है क्या। ये कह रहा है कि आप लोगों को एसपीएम से ये जो पोटैटो की मेम्ब्रेन होगी पोटैटो सेल्स की, वो किसकी तरह से बिहेव करेगी, एसपीएम की तरह से बिहेव करेगी। दूसरा पॉइंट कि एक साइड में आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रखा हुआ है और दूसरी साइड में डाइल्यूटेड सॉल्यूशन या ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है बाहर वाली साइड में। तो सेकंड डेफिनेशन को देखें आप लोग कि डाइल्यूटेड कंडीशन कौन सी होगी, वाटर, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा हो गया, इसके अंदर का। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वाटर मॉलिक्यूल मूव कहां से कहां करना चाहिए था भी, आप बोलोगे आउट टू इन मूव करेगा। वाटर मॉलिक्यूल कहां से कहां जाएंगे, आउटसाइड टू इनसाइड वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूवमेंट करेंगे। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड टू इनसाइड जाएंगे तो लेवल ऑफ वाटर या लेवल ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज इन दिस पोटैटो ऑस्मोस्कोप, यानी इसमें लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये आलमीन आपकी फील्ड हो जाएगी। अब देखिए फर्स्ट वाली डेफिनेशन अप्लाई हो रही है क्या, फर्स्ट वाली डेफिनेशन में ओनली किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की। तो देखो कि क्या अंदर आपने जो वाटर मॉलिक्यूल डाल रखे हैं या अंदर मान लो बाहर भी 100 ml सॉल्यूशन था या 100 ml वाटर थे, अंदर भी 100 ml वाटर मॉलिक्यूल थे, तो ये 100 मॉलिक्यूल सॉल्यूशन था। तो अंदर वाले में वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की अमाउंट तो कम होगी एज कंपेयर टू आउटसाइड। रीजन क्या है उसका, क्योंकि अंदर जो 100 ml सॉल्यूशन है उसमें आप लोगों ने क्या फिलअप कर रखा है, या 50 ml जो सॉल्यूशन है उसमें आपने शुगर भी डाल रखी है। तो ओवरऑल उसमें वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर की जो अमाउंट है वो क्या होगी, कम। और प्योर वाटर है बाहर तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो आपने क्या कहा कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल कहां से कहां मूव करेगा, फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन। तो वाटर की हाई कहां है, आउटसाइड, और वाटर की लो कहां है, इनसाइड। तो आउटसाइड टू इनसाइड। तो दोनों ही डेफिनेशन अप्लाई हो रही है, मतलब सेम डेफिनेशन है, जस्ट लैंग्वेज का डिफरेंस है कि यहाँ ओनली वाटर की बात करें, ओनली सॉल्वेंट की बात करें, और यहाँ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इस टाइप से ये पोटैटो ऑस्मोस्कोप जब लेवल इसमें इंक्रीज हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का आफ्टर सम टाइम, ये जो लेवल है पोटैटो ऑस्मोस्कोप में वाटर का वो इंक्रीज हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को आप लोग नेम देंगे एंडोऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे भी इसको, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस प्रोसेस को आप नेम दे देंगे एंडोऑस्मोसिस। तो इनसाइड लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है किसका, ये पोटैटो ऑस्मोस्कोप का ऑस्मोसिस की प्रोसेस को शो कर रहा है। ये अल्किन जो कि वाटर से यही मान ले कि सॉल्यूशन से या पेपरों से कवर हो गए, ये आपका ऑस्मोसिस की प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला सिंपल सा क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है कि इन ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम में वो क्या कर देता है, ऑप्शन में कई बार आप लोगों को ये कंडीशन नहीं देता, फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉरी लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कंडीशन ना देके डायरेक्टली ये बात कर लेगा। अब देखो दोनों डेफिनेशन में से कहीं से वो वर्ड ऑप्शन में उठा के डाल सकता है। दूसरा पॉइंट आप ये डिस्कशन कर सकते हो कि क्या हुआ तो एक टाइप का डिफ्यूजन ही ना, क्यों,
क्योंकि डिफ्यूजन में आपने कहा था कि जो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएंगे, देखो यहाँ वाटर की हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ वाटर की क्या है, लो कंसंट्रेशन, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव हुई, क्या हाई टू लो, मतलब हुआ तो किसके अकॉर्डिंग, डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग ही प्रोसेस हुई। बट इसके लिए कंडीशन क्या आ गई, एक तो एसपीएम आ गई और दूसरी जो कंडीशंस आ गई कि वो ओनली मूवमेंट करेगा कौन, सॉल्वेंट मूवमेंट करेगा। इट मींस ऑस्मोसिस जो है वो अपना किस में नहीं होगा, ओनली लिक्विड जो है उसमें प्रेजेंट होगा, सॉलिड एंड गैसेस जो है उनके अंदर ये एब्सेंट होता है। यानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस सॉलिड और गैस के अंदर नहीं होगी, ओनली एंड ओनली किस में होगी, लिक्विड में होगी, क्योंकि अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, सॉल्यूशन चाहिए। तो ये तो हुआ अपना इंट्रोडक्शन किसका, ऑस्मोसिस का, कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है वो होता क्या है ऑस्मोसिस और किस टाइप से प्रोसेस होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। इसका जो जनरली आरबीएससी की बुक जो है उसके अंदर आप लोगों का थीसेल्स फनल एक्सपेरिमेंट जो है वो भी दिया हुआ है, एक बार थोड़ा सा उसको भी देख लें क्या है। थीसेल्स फनल एक्सपेरिमेंट जो है वो यही कह रहा है, सेम टू सेम आप पोटैटो ऑस्मोस्कोप यूज कर सकते हो या थीसेल्स फनल एक्सपेरिमेंट को यूज कर सकते हो इसको ऑस्मोसिस की प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। उसने क्या किया था कि फनल ली थी और इस फनल जो है इसको इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, और इन्वर्टेड फनल के जो माउथ वाला पार्ट था उसके ऊपर उसने पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगा दिया। पार्चमेंट मेम्ब्रेन, मैंने आपको पहले बताया था कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन किसकी तरह से काम कर सकती है, एसपीएम की तरह से बिहेव कर सकती है। तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगा दी और इस फनल में उसने क्या कर दिया, वही अभी जो मैंने आपको बताया था कि इसमें शुगर सॉल्यूशन जो है वो इस लेवल तक फिलअप कर दिया। इसमें आपको ऑलपिन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी क्योंकि लेबल्ड फनल होती है, तो इसमें आप लोगों ने ये शुगर सॉल्यूशन इसमें फिल कर दिया और इसको आपने कहाँ प्लेस कर दिया, उसने इसको आप लोग इस टाइप से बीकर में प्लेस कर सकते हो। बीकर में प्लेस कर दो, अगर बीकर में क्या डाल दिया भाई, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपने ऐड कर दिए और ये इसके अंदर है शुगर सॉल्यूशन। देखो शुगर सॉल्यूशन है तो सिंपल सी बात है, यहाँ कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी और यहाँ प्योर वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट कहाँ से करेगा, आउटसाइड टू इनसाइड मूव करेगा और इसमें जो लेवल है वो लेवल आफ्टर सम टाइम जो है वो क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज जो है वो लेवल हो जाएगा। इसमें जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये प्रोसेस भी किसको शो कर रही है, सॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हुआ, ये भी किसको शो कर रही है, आपके एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस को शो कर रही है। ठीक है, तो ये भाई थीसेल फनल एक्सपेरिमेंट, ये भी किसको शो कर रहा है, ये आपका एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस को, या यूं मान लें कि ये भी अपने ऑस्मोसिस की प्रोसेस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, थीसेल फनल एक्सपेरिमेंट। ठीक, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट अपने इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा आप लोगों से एग्जाम जो होंगे उस एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन अलग टाइप से आता है, बोर्ड के अंदर भी मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों को कि मान लो आपके पास 2 सेल्स है, ये सपोज दैट सेल ए है और ये आपकी सेल जो है वो सेकंड सेल है, ये बी सेल है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें आप लोगों को जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन या इसमें जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन 20% है और इसकी जो कंसंट्रेशन जो है इस सेल बी के सॉल्यूशन की वो है 30%। तो पहला पॉइंट तो ये बताएं कि वाटर मॉलिक्यूल मूव कहां से कहां करेगा। अब देखो आप सीधा सा डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, तो आपने डेफिनेशन में लिखा फ्रॉम डाइल्यूटेड और लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी ए टू बी जाएगा। बट इसके लिए ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो सेल है आपकी ए एंड बी जो है वो क्लोज कांटेक्ट में होनी चाहिए। कांटेक्ट कंपलसरी है, कांटेक्ट नहीं है तो मूवमेंट नहीं होगी, डायरेक्टली उसका नन ऑफ दीज ऑप्शन आएगा। बट कई बार एग्जामिनर इसको क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लेता है। इस टाइप से
कंसंट्रेशन यहाँ दे दिया आपको 20% और यहाँ दे दी कंसंट्रेशन 30%। तो ऐसी सिचुएशन में वाटर मॉलिक्यूल कहां से कहां जाएगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां से कहां मूव करेगा, तो आप बोलोगे फ्रॉम ए टू बी। कहां जाएगा, ए टू बी, यानी किसकी तरफ मूवमेंट करने वाला है मॉलिक्यूल, ए टू बी मूव करेगा। बट कई बार इस बात को ध्यान रखें कि कहीं आपको ये ना दे दे कि भी वो सेल के बीच में कांटेक्ट ही ना दे रहा, आपसे डायरेक्टली पूछ ले। सिंपल सा याद रखना है कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट करेंगे कौन, सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो मूव करेंगे, बिकॉज एसपीएम जो होती है वो सॉल्यूट के लिए कैसी होती है, इम्परमेबल होती है। तो ये आप लोगों से ऐसा भी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। या मान लो इस टाइप से उसने ए बी एंड सी, 3 सेल्स दे दी, ए बी एंड सी, 3 सेल्स अपने को दे दी और इसकी कंसंट्रेशन उसने दे दी 10%, इसकी दे दी 20% और इसकी दे दी 30%। तीनों की अलग अलग कंसंट्रेशन दे दी, सॉल्यूशन जो है और क्लोज कांटेक्ट में भी दे दिया। तो अब मूवमेंट आप लोग बताएं कि फर्स्ट तो ये कंडीशन दे सकता है, इसमें नो मूवमेंट होगी, इसके अंदर आप लोगों ने आंसर दे दिया ए टू बी होगी, तो इसमें मूवमेंट कहां से कहां होगी बताओ। ए और बी का कंपैरिजन करें तो हाई कंसंट्रेशन किसकी तरफ है, बी की तरफ है, तो मूवमेंट कहां से कहां होनी चाहिए, ए टू बी होनी चाहिए। ए और सी का कंपैरिजन करें तो ए की कंसंट्रेशन लो और बी सी की हाई है, तो यहाँ मूवमेंट कहां से होनी चाहिए, ए टू सी होनी चाहिए। बी और सी का कंपैरिजन करेंगे तो बी की लो और सी की हाई, तो मूवमेंट कहां से कहां होनी चाहिए, बी टू सी। यानी आप लोग ये कह सकते हो फ्रॉम ए टू बी एंड सी एंड बी टू सी, ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और ये ना पूछ के आपको थ्योरेटिकली डायरेक्ट लैंग्वेज देते तो लैंग्वेज किस टाइप से देगा, लैंग्वेज में आप लोगों से ये क्वेश्चन करेगा कि इन ऑस्मोसिस प्रोसेस सॉल्वेंट मूव फ्रॉम, तो डायरेक्टली वो कह देगा लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, यानी लो टू हाई वाला डायरेक्टली ऐसे लैंग्वेज बना के दे देगा, या हाई टू लो दे देगा, यानी कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को अलग अलग, या फिर सॉल्यूशन की जगह वो सॉल्यूट दे देगा आप लोगों को, तो कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। ऑप्शन राइट एक ही होगा। तो ये तो अपना बेसिक सी बात की ऑस्मोसिस की प्रोसेस है क्या, और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो अपने से पूछे जा सकते हैं, या फिर वो एग्जाम में ऐसा लॉजिक भी पूछ सकता है आप लोगों से कि जो आपके जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है उसमें ओनली वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट ही क्यों कर रहा है, सॉल्यूट मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा। तो आप बोलोगे कि सर सॉल्यूट पार्टिकल जो है या सॉल्यूट्स होते हैं उनके लिए एसपीएम जो होती है वो इम्परमेबल है, इस वजह से ओनली क्या करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल जो है सॉल्वेंट ही मूवमेंट करने वाले हैं, या वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ही मूवमेंट करेगा। आप डायरेक्टली इन दोनों सेल्स को इनका कंपैरिजन देखोगे तो एक माइंड में और भी बात आएगी कि जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही होगी कंसंट्रेशन पे, कि जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी मूवमेंट किसकी साइड में होनी है, उसी साइड में होने वाली है। तो ये तो हुआ अपना एक छोटा सा टॉपिक ऑस्मोसिस का। अब इस ऑस्मोसिस की टाइप्स डिस्कशन करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस की बात करें अपने, तो टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस के 2 टाइप्स अपने जनरली डिस्कशन कर रहे हैं। टाइप में एक आप लोग करेंगे एंडो ऑस्मोसिस और एक अपने डिस्कशन करेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। देखो एंडो ऑस्मोसिस की बात करें तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लो आपके पास कोई सेल है, ये कोई प्लांट सेल है सपोज दैट, इस प्लांट सेल को, ए सेल को आप लोग कांटेक्ट में रख रहे हो किसके, इसको आप रख रहे हो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या फिर आप ये बोल सकते हो इस
सॉल्यूशन का आप लोगों ने, क्योंकि सेल सैप का कंपैरिजन किया था आप लोगों ने कि सेल सैप की कंसंट्रेशन हाई हो, सेल सैप जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो, हाई हो, और आउटर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को आपने बोला था हाइपोटोनिक। क्या बोला था भाई? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस बोला था। तो अब आपने डायरेक्टली सेल को क्या कर दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में रख दिया। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते ही क्या होगा, कौन सी प्रोसेस होगी बताओ? जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो इनसाइड जाएंगे या आउटसाइड जाएंगे? सिंपल सी बात है कि इसकी कंसंट्रेशन हाई, इसकी कंसंट्रेशन लो, तो ऑस्मोसिस क्या हो रहा था, लो टू हाई जा रहा था। तो ये आउटर सॉल्यूशन टू इनर, इनसाइड जो है वो मूवमेंट करेंगे। तो इस प्रोसेस को आप बोल देंगे एंडोऑस्मोसिस। तो एंडोऑस्मोसिस में क्या हुआ कि when cell are placed in hypotonic solution, then water or solvent enters into cell sap or we can say cell, और इसी को आप बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। इसको क्या बोल देंगे, एंडोऑस्मोसिस नेम दे देंगे। इसका अपोजिट हो जाएगा कौन सा, एक्सोऑस्मोसिस। देखो एक्सोऑस्मोसिस क्या है, मान लो आपके पास कोई सेल है XYZ और इस सेल में ये सेल सैप है, और इस सेल को आप लोगों ने प्लेस कर दिया इसके आउटर जो साइड की जो सेल्स थी, इस आउटर साइड की सेल को नेम दे दिया आप लोगों ने, सॉरी जो सॉल्यूशन था इसको बोल दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी आउटर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो हाई है, हाई एज कंपेयर टू सेल सैप के कंपैरिजन में इसकी कंसंट्रेशन हाई होगी। अब देखो यहाँ लो कंसंट्रेशन है और यहाँ हाई कंसंट्रेशन, तो वाटर मॉलिक्यूल कहां से कहां मूवमेंट करेगा, सॉल्वेंट कहां जाएगा भाई, इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड। यानी सेल से वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, एक्सोऑस्मोसिस। यानी एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस जो है वो एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है, और ऑपोजिट होने की वजह से आप लोग इस टाइप की कंडीशन जो है वो एक्सो और एंडो की क्रिएट कर सकते हो। अब वो क्या करेगा, आप लोगों से इसी रिलेटेड क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछता जाएगा कि इसका हाइपोटोनिक में रखेंगे तो क्या होगा, हाइपरटोनिक में क्या होगा। जनरली इससे रिलेटेड जूलॉजी में घुस जाता है वो। जूलॉजी में कैसा क्वेश्चन पूछेगा कि व्हेन RBC placed in hypotonic solution, then what happens। यानी आरबीसी को आपने किस में रख दिया, हाइपोटोनिक में रख दिया, तो क्या हो जाएगा। अब आप सिंपल सी बात कहोगे कि सर हाइपोटोनिक में रखेंगे तो प्रोसेस होगी एंडोऑस्मोसिस की, और एंडोऑस्मोसिस होगी तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इनसाइड जाएगा और आरबीसी क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, फट जाएगी। इसी को आप बोलते हैं हीमोलाइसिस। क्या बोलेंगे, हीमोलाइसिस। क्या बोल देंगे भाई, हीमोलाइसिस की प्रोसेस हो जाएगी, आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाएगी, आरबीसी टूट जाएगी। तो ये इस टाइप की क्वेश्चन इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या इस आपके क्या बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस से एक रिलेटेड क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जनरली जो जेम्स जेली बनाते हैं उनको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में रखते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा घरों के अंदर जो अचार होता है उस अचार को भी अपने किस में रखते हैं, उसको तेल के अंदर डुबो के रखते हैं, या उसमें जो सॉल्ट होता है उसकी अमाउंट ज्यादा रखते हैं। तो आउटर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसके ऊपर जो फंजाई वगैरह होगी ना, वो फंजाई उस पर प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो आउटर सॉल्यूशन ज्यादा होती है, फंजाई का प्रोटोप्लास्ट जो है वो श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक होने की वजह से वो डेड हो जाएगी। तो इंसेक्ट है, फंजाई है, ये क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। इसी टाइप से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो वीड्स होती है, वीड्स यानी जो खरपतवार होती है, खेतों के अंदर खरपतवार होती है, इनके ऊपर सॉल्ट का जो है सॉल्ट उनके ऊपर छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं, सॉल्ट क्यों डालते हैं उसके ऊपर, सॉल्ट क्यों डालते हैं, उसका रीजन है
कि उसके कांटेक्ट में उन वीड्स के क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस होगी। जैसे सॉल्ट डालो, कंसंट्रेशन आउटसाइड की ज्यादा होगी, वो एक्सोऑस्मोसिस करके और कंटिन्यू उनको क्या कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर खींचते खींचते उसकी डेथ करवा सकता है। तो इस वजह से आप लोगों के एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस को कहीं ना कहीं वो आप लोगों से एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे पूछ सकता है। जनरली ये एग्जाम्पल पूछ लेता है कि आरबीसी जो सेल्स है, आरबीसी जो है उनको हाइपोटोनिक में रखेंगे तो क्या प्रोसेस होगी। तो ये तो आपका एक छोटा सा टॉपिक था ऑस्मोसिस का। अब अपने इसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कि ऑस्मोसिस जो है उससे रिलेटेड प्रेशर कौन सा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। अपने प्लांट वाटर रिलेशनशिप से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करेंगे, वो है प्लाज्मोलाइसिस। देखो होता क्या है प्लाज्मोलाइसिस, ये कह रहा है कि व्हेन ए प्लांट सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, हाइपरटोनिक। मॉर्निंग वाली क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस जो है वो कौन से थे, और जब आप प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अपने प्लेस करेंगे देन उस सिचुएशन में कौन सी प्रोसेस होगी, कौन से टाइप का ऑस्मोसिस होगा। तो आपको याद होगा कि तो ऐसी सिचुएशन में देन एक्सोऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। कौन सी प्रोसेस होगी, एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। एंड प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल डिटैच का मीनिंग होता है अलग होना, सेपरेट होना, डिटैच फ्रॉम द सेल वॉल एंड स्टार्ट श्रिंकिंग। और इसी कंडीशन को दिस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। इसी को आप क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। देखो आप लोगों को कहीं सेल वाले से रिलेटेड टॉपिक याद आ रहा होगा कि प्रोटोप्लास्ट किसको बोल रहे हैं भाई, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल नोन एज प्रोटोप्लास्ट। देखो दोबारा से देखें इसको कि प्लांट सेल को आपने किस में रखा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर में रखोगे देन कौन सी प्रोसेस होगी, एक्सोऑस्मोसिस। और एक्सोऑस्मोसिस होगा तो सिंपल सी बात है कि जो वैक्यूल है उसका लिक्विड बाहर निकलेगा, सेल से बाहर आएगा, वाटर बाहर आएगा, और वाटर जैसे ही बाहर आएगा उसका प्रोटोप्लास्ट जो होता है श्रिंकिंग स्टार्ट कर देगा, और श्रिंकिंग की वजह से प्रोटोप्लास्ट जो है वो सेल वॉल से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। और डिटैच होते ही इसी कंडीशन को आप क्या बोलोगे, प्लाज्मोलाइसिस। इस प्लाज्मोलाइसिस के कुछ स्टेप्स मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश किए थे। इसको मान लो कि नॉर्मल सेल है, ये वाला डायग्राम जो है ये नॉर्मल सेल का है, नॉर्मल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको आप ट्रिगर सेल भी, ट्रजिड सेल्स भी बोल सकते हैं। यानी इसमें प्रॉपर्ली आप लोगों को ये ब्लू कलर से जो मैंने मार्क कर रखा है वो आपकी है सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल है। और ये ब्लैक कलर से जो भी रिप्रेजेंट करता है वो टोटली मैंने प्रोटोप्लास्ट को, ये आपका प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट, और ये है वैक्यूल, ये वैक्यूल है। तो वैक्यूल में सेल सेट की अमाउंट ज्यादा है, ये सेल सेट है, और सेल सेट हाई होने की वजह से ये क्या कर रहा है कि इस प्रोटोप्लास्ट को फोर्स कर रहा है आउटसाइड की तरफ, धक्का दे रहा है। यानी ये सेल सेट जैसे जैसे वैक्यूल इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या हो रहा है कि इसको आउटसाइड धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, और इसी पुशिंग की वजह से जो प्रोटोप्लास्ट है वो टोटली सेल वॉल के साथ क्या है, अटैच्ड है, सेल वॉल के साथ अटैच्ड है। इसी कंडीशन को आप बोल रहे हैं नॉर्मल सेल या मान लो ट्रजिड सेल। अब क्या हुआ कि इस सेल को आपने प्लेस कर दिया कौन से सॉल्यूशन में, आपने हाइपरटोनिक में रखा। जैसे आप हाइपरटोनिक में रखोगे 101% उसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस। यानी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इस सेल से निकलकर बाहर वाले सॉल्यूशन में आना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर आएंगे वैक्यूल का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी वैक्यूल का साइज क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही नॉर्मल सेल का साइज डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते ही ये जो फोर्स था ना, यानी जो प्रोटोप्लास्ट का फोर्स था किसके ऊपर, इस वॉल के ऊपर, यानी जो ट्रिगर प्रेशर था जिसको आप, क्योंकि ट्रेजिडिटी की वजह से प्रेशर लग रहा था वॉल पे, इसको आप बोल सकते थे ट्रिगर प्रेशर, ट्रिगर प्रेशर।
अपने डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर की बात करेंगे। यानी प्रेशर क्रिएटेड बाय प्रोटोप्लास्ट ऑन द सेल वॉल इज नोन एज ट्रिगर प्रेशर। और ये जो ट्रिगर प्रेशर था उसकी वजह से सेल नॉर्मली क्या थी, थोड़ी सी स्वेल अप थी या फुली भी थी, टर्जिड कंडीशन में थी। बट जैसे आपने कहा कि सेल को आपने किस में रखा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, तो नॉर्मली सेल क्या होगी, पहले नॉर्मल साइज में आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल किस में आएगी, नॉर्मल शेप में आएगी। किसमें आएगी, नॉर्मल शेप में सेल आएगी। और जैसे नॉर्मल शेप में आएगी तो सिंपल सी बात है, इसका जो प्रेशर था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी कंडीशन को यानी प्लाज्मोलाइसिस की स्टार्टिंग जो होती है उसी को आप बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, या यानी बोल सकते हो स्टार्टिंग ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज नोन एज फर्स्ट स्टेप और लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। यानी इस वाले में प्रोटोप्लास्ट जो है वो किसी भी एंगल में सेल वॉल से डिटैच नहीं हो रहा, जस्ट क्या हो रहा है, वो रिलैक्स हो रहा है, मतलब अटैच्ड है विल बी बट रिलैक्स है। उसके बाद में आती है आपकी सेकंड स्टेज। इस सेकंड वाले डायग्राम को देखें थोड़ा सा, आपको दिख रहा होगा कि जो प्रोटोप्लास्ट है उसने कॉर्नर से वो डिटैच हो गया। ये देखो ब्लैक कलर से प्रोटोप्लास्ट और सेल वॉल ये है, क्योंकि सेल वॉल हार्ड होती है, रेड होती है, इस वजह से वो श्रिंक होगी, और सेल वॉल श्रिंक नहीं होगी तो इस वजह से प्रोटोप्लास्ट श्रिंक होने की वजह से ये कॉर्नर्स जो है उन कॉर्नर्स पे क्या हुआ, प्रोटोप्लास्ट जो है वो सेल वॉल से डिटैच हो गया। कॉर्नर्स पे डिटैच हो गया, अभी भी श्रिंकिंग स्टार्ट है, अभी भी श्रिंकिंग चल रही है। तो जैसे कॉर्नर से स्टार्ट, कॉर्नर पे डिटैच हुआ, इस कंडीशन को आप बोल सकते हो सेकंड स्टेप या सेकंड स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, या फिर इसी को बोल सकते हो और इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोल सकते हैं इसको, सेकंड स्टेप और इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। मैं थोड़ा फिर लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा। सेकंड स्टेप, और ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड और इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। यानी इसमें क्या होगा, डिटैच फ्रॉम कॉर्नर्स, इन कॉर्नर से अलग हो जाएगा। उस कंडीशन में अभी भी जो आपका प्लाज्मोलाइसिस है वो चल रहा है, लेकिन कॉर्नर से डिटैच हुआ, इसको आपने बोल दिया इंसिपिएंट और सेकंड स्टेज। और उसकी जस्ट बाद ये थर्ड डायग्राम जो सी वाला है उसको देख रहे होंगे, या फोर्थ डायग्राम जो है डी वाला उसको देख रहे हैं आप लोग, कि प्रोटोप्लास्ट कंप्लीटली क्या हो गया सेल वॉल से, ये जो सेल वॉल है उस सेल वॉल से कंप्लीटली क्या हो गया, डिटैच हो गया, और सिर्फ कैसे कंडीशन में आ गया, स्फेरिकल शेप में आ गया या स्फेरिकल कंडीशन में आ गया, फुली प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन है। ये डी वाली किसको शो कर रही है, फुली प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन किसको कर रही है, फुल प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन, या फिर इसी को बोल सकते हो आप, ये सी और डी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फुल प्लाज्मोलाइज्ड या फिर एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस या फिर फुल प्लाज्मोलाइसिस, या फिर आप बोल सकते हो कंप्लीट प्लाज्मोलाइसिस की कंडीशन जो है वो सी और डी शो कर रही है। अब कई बार क्या करते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों से पूछ सकता है कि ये जो एरिया है बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये प्रोटोप्लास्ट की क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी, प्रोटोप्लास्ट की आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन है, यानी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का जो स्पेस है इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें एक्सटर्नल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो फिलअप हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ लिख दिया एक्सटर्नल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो आप कहोगे सर अभी तो आप पढ़ा रहे हो प्लाज्मोलाइसिस और इसमें आप बता रहे हो कि एक्सोऑस्मोसिस होगा। एक्सोऑस्मोसिस में तो एसपीएम काम आ रही है, तो एसपीएम में तो क्या होता है, सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ओनली वाटर मॉलिक्यूल आना चाहिए था। बट देखिए थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग इसको,
कि वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वैक्यूल से बाहर जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल, तो क्यों? क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन क्या थी, लो थी, और आउटसाइड की कंसंट्रेशन क्या थी, ज्यादा थी। बट एक्सटर्नल जो सॉल्यूशन था हाइपरटोनिक, वो यहाँ कैसे आया, इसका मतलब वहां से वाटर भी आया, इसके अलावा उसके सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो भी एंटर किए, बिकॉज जो सेल वॉल है वो आपने डिस्कशन किया था कि सेल वॉल जो है वो परमेएबल होती है, और सेल वॉल परमेएबल होगी तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही आ जाएंगे, इस वजह से स्पेस में क्या आ जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, इसका आंसर देते हैं कि यहाँ पर क्या फिलअप होगा, इस एरिया में वाटर फिलअप होगा, वाटर नहीं होगा, यहाँ एक्सटर्नल हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है वही यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था प्लाज्मोलाइसिस। इसी प्लाज्मोलाइसिस से रिलेटेड एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी के अपोजिट प्रोसेस होती है जिसको आप बोलते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस, डी प्लाज्मोलाइसिस। यानी इस प्रोसेस को, या ये मान लें कि मैं इसकी डेफिनेशन ये लिख देता हूं, एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। व्हेन प्लाज्मोलाइज्ड cell kept in hypotonic solution, यानी कौन से सॉल्यूशन में रखोगे आप लोग इसको, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे देन प्रोटोप्लास्ट comes in normal कंडीशन, यानी वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, और नॉर्मल कंडीशन आते ही मतलब आप इसका अपोजिट देख लें कि आपकी जो प्लाज्मोलाइज सेल है इसको आपने वापस किसमें रख दिया, उल्टा रख दिया, किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो एंडोऑस्मोसिस होगा, और एंडोऑस्मोसिस होगा तो वाटर मॉलिक्यूल इस वैक्यूल में आएगा, वैक्यूल में आएगा तो वापस सेल किसमें आ जाएगी, इस नॉर्मल शेप में आ जाएगी, इसी को आप बोलते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस। देखो लॉन्ग टाइम तक आप यदि सेल को प्लाज्मोलाइज कंडीशन में रखते हो तो परमानेंट प्लाज्मोलाइज हो जाती है, सेल क्या रहती है, डेड हो जाती है। नॉर्मली सेल को लॉन्ग टाइम तक आप लोग किसमें रखोगे, हाइपरटोनिक में रखोगे तो प्लाज्मोलाइज परमानेंट रहेगा, और प्लाज्मोलाइज परमानेंट रहेगा तो ऐसी सिचुएशन में सेल क्या हो जाएगी, आफ्टर सम टाइम डेड हो जाएगी। चलिए इसके जस्ट बाद अपने बात कर रहे हैं कि इस प्लाज्मोलाइसिस जो है, इस प्लाज्मोलाइसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। देखिए प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो आप लोगों को लाइव और नॉन लिविंग सेल या डेड सेल जो है उनमें डिफरेंशिएट करवाती है। प्लाज्मोलाइसिस ओनली एंड ओनली किसमें होगी, लिविंग सेल्स में होगी। इस वजह से आप लोग यू कैन आइडेंटिफाई द लिविंग सेल्स फ्रॉम डेड सेल्स विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस। तो एक तो इंपॉर्टेंस होगी, इंपॉर्टेंस आइडेंटिफिकेशन of living cell from non-living cells, यानी इसकी हेल्प से आप लोग लिविंग सेल्स एंड नॉन लिविंग सेल्स का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। दूसरा मैंने मॉर्निंग क्लास में आप लोगों को बताया था जो वीड्स होते हैं, वीड्स का इरेडिकेशन कर सकते हो, यानी उनको हटाने में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो। उनके ऊपर सॉल्टिंग करते हो, उसके ऊपर सॉल्ट डालते हो ताकि एक्सोस्मोसिस हो, एक्सोस्मोसिस होगा तो वो परमानेंट प्लाज्मोलाइज कंडीशन में आके वीड्स जो है उनकी सेल्स डेड हो जाएगी। तो वीड्स का इरेडिकेशन है। इसके अलावा जेम्स और जेली को आप लोग लॉन्ग टाइम तक, फिश को, मीट को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रखना चाहते हो तो उसको लिए आप कौन सी प्रोसेस करवाते हो, जनरली एक्सोस्मोसिस कराते हो। और एक्सोस्मोसिस जैसे वो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कोई इंसेक्ट वगैरह या कोई फंगल पार्टिकल फंजाई आएगी उसमें एक्सोस्मोसिस होगा तो जल्दी वो क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। इस वजह से आप लोग प्लाज्मोलाइसिस की इंपॉर्टेंस बता सकते हो। इसके अलावा इस प्लाज्मोलाइसिस का वैसे देखा जाए तो प्लांट्स के लिए इसका नो यूज, कोई यूज नहीं है पर्टिकुलर प्लाज्मोलाइसिस। इस टाइप से आप लोगों ने बात की थी डिफ्यूजन है या ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस के आई थिंक अपने यूज रह गए थे। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो आई थिंक मैं भूल गया था आपको बताना। तो ऑस्मोसिस की इंपॉर्टेंस क्या थी, आप बोल सकते हो कि सर ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है उसके थ्रू ही वाटर एब्जॉर्ब
बाय रूट्स बाय ऑस्मोसिस, यानी इसी ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब करती है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही। इसके अलावा आप लोग बोल सकते हैं, इसके अलावा आप बोल सकते हो कि जो नॉर्मल अभी बात कर रहे थे कि टर्जिडिटी ऑफ सेल्स जो है मेंटेन बाय ऑस्मोसिस, यानी सेल को नॉर्मल या मान लें टर्जिड कंडीशन बनाने का काम भी वो किसके थ्रू हो रहा था, ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा था। आप इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू प्लांट पार्ट्स, ये भी किसके थ्रू हो रहा था, ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा था। इसके अलावा और भी आप लोग बता सकते हो इसके यूज कि जो अब ऑस्मोसिस है उसके यूज क्या थे। इसके अलावा नॉर्मल जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ सेल्स आल्सो बाय ऑस्मोसिस, इन्हें बहुत सारे यूज थे ऑस्मोसिस के, तो इनकी अपने बात करेंगे आगे। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर भी करेंगे। जिस टाइप से ऑस्मोसिस या फिर आपके डिफ्यूजन के जो यूज थे प्लांट बॉडी में, उस टाइप से प्लाज्मोलाइसिस का वैसे कोई भी यूज नहीं है, बट फिर भी मोस्टली क्या करते हैं इसको किसको यूज करने में, मतलब आइडेंटिफाई करने में लिविंग सेल्स को किससे, नॉन लिविंग सेल से डिफरेंशिएट करने में, वेट्स को इरेडिकेट करने में आप लोग प्लाज्मोलाइसिस को यूज कर सकते हैं। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट क्लास जो अपनी बॉडी की रहेगी उसमें अपने डिस्कशन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर, जिसमें अपने डिफ्यूजन प्रेशर की बात करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे, डीपीडी की भी बात करेंगे, कुल मिला के अपने डिफरेंट ट्रिगर प्रेशर की भी बात करेंगे, वॉल प्रेशर की भी बात करेंगे, और इनमें क्या रिलेशन होता है वो मॉर्निंग क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।